हेलो एवरीवन। तो अब शी गुआंग यूसन के साथ बहुत सारा एंजॉय करने के लिए जाती है। सबसे पहले तो उसके बहुत सारे पैसे उड़ाती है अपनी गेमिंग खेलने के चक्कर में, और वहां पर भी फेलियर ही रही थी। वो जितनी बुरी तरह से गेम में गिरी थी, ये देखकर यूसन को तो जोश ही चढ़ जाता है। वो अपना कोट उतार साइड पर करता है और कहता है कि अब की दफा मैं राइड करूंगा। जितने जोश से आगे बढ़ा था उसी तरह से उसकी हवा निकल जाती है। शी गुआंग ने तो फिर भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो तो सेकंड लास्ट आया था। अब ये फन करने के बाद उन्होंने सोचा था कि हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। शी गुआंग कहती है कि कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ ना, जिससे मैं जोश में आऊं, मेरी एनर्जी बनी रहे, वरना ये ना हो कि मैं बीच में ही सो जाऊं। यहाँ पर वो इकट्ठे खड़े हुए थे और यूसन उसकी काफी केयर कर रहा था, तो एक कपल देखकर उसे जेलस होने लगता है। वो गर्लफ्रेंड कहती है अपने बॉयफ्रेंड से कि देखो वो कितना केयरिंग है, कुछ तो सीखो, तुम मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते। और फिर उसके बाद वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं, पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं और मूवी भी। लेकिन शी गुआंग के साथ वही होता है, उसे बीच मूवी में नींद आ गई थी और यहाँ यूसन उसका सिर अपने शोल्डर पर ही रखा रहने देता है और बस उसकी यादों में ही खो जाता है। मूवी के साथ साथ उसका ध्यान शी गुआंग पर ज्यादा था। अब मूवी खत्म होने की काफी देर बाद वो जागती है और सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बताता है कि तुम पूरे 50 मिनट्स की नींद ले चुकी हो, और साथ ही साथ उसे मूवी की एंडिंग भी एक्सप्लेन करता है। फिर उसे बोलने लगता है कि अगर तुम कल फ्रेश दिखना चाहती हो तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें एक वेडिंग अटेंड करनी है कल। लेकिन वो कहने लगती है कि मैंने तो सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम पूरी पूरी रात ऑपरेशन थिएटर में ही गुजार देते थे, क्या हुआ, अब जल्दी नींद आ गई है? नाइट व्यू तो अभी तक दिखाया ही नहीं सिटी का। अब उसने उसे चैलेंज जो किया था, तो वो उसे लेकर एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट में आता है जहाँ से सिटी का नाइट व्यू दिख रहा था। वो लोग अपने लेट नाइट स्नैक्स भी इंजॉय करते हैं और यहाँ का नजारा भी। यूसन ने जैसा कहा था वैसे ही कर दिखाया था। उसने वाकई इसका मूड बहुत अच्छा कर दिया था। वो यूसन से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है। वैसे तो डॉक्टर फैंग ने उसे काफी कुछ बताया था, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कितने रिलेशनशिप थे, कितनी डेटिंग की है। लेकिन वो बोलता है कि मैं हमेशा से लेकर अब तक सिंगल ही रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन वैसे तुम्हें क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट होने लगा? ये बात सुनते ही शी गुआंग तो शर्मा जाती है। अब उनको यहाँ पर काफी लेट नाइट हो चुका था। यूसन कहने लगता है कि अगर इस टाइम पर हम सुजाओ वापस जाएंगे और फिर कल स्नोफॉल में वापस आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिन की शादी तुम अटेंड कर पाओगी। तो यूं करो कि इसी बिल्डिंग में एक बहुत अच्छा होटल है, तुम वहां स्टे कर लो, और मेरा घर तो यहाँ से बहुत करीब है, थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मैं अपने अपार्टमेंट में चला जाता हूँ। ऑफ कोर्स कल मुझे बहुत हैंडसम दिखना है, अच्छी नाइट स्लीप तो बहुत जरूरी है। अब वो होटल में अपनी बुकिंग कराने लगती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, वो भूल आई है। अब वो यूसन को दोबारा से बुलाती है, बाजू में एक पुलिस स्टेशन, वहाँ से अपना एक टेम्पोररी कार्ड निकलवाती है और उसके बाद अपनी एंट्री कराती है। यूसन कहने लगता है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों बहुत क्लोज हो चुके हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ एक पुलिस स्टेशन का भी चक्कर लगा आया हूँ। वो जवाब में उससे कहती है कि चप्पड़ चप्पड़ बोलना बंद करो, जाओ और कल सुपर हैंडसम दिखते हुए आना, तुम्हें एक्स्ट्रा स्मार्ट लगना है। अब उसके बाद सोने से पहले भी उसे बार बार यूसन ही याद आ रहा था। वो उसे मैसेज करती है कि तुम सो गए, तो वो उसे अपने ही कमरे से एक नाइट व्यू दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे कमरे का भी इससे मिलता जुलता होगा, और वाकई कुछ ऐसा ही था। अब वो उसे थोड़ी सी चिट चैट करते करते कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है, वो भी यूसन के मैसेज से, जो उसे कह रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 वाउचर है ना, मैं जाया नहीं होने दूंगा। एक्चुअली होटल वालों को लगा था कि ये दोनों एक कपल हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जुआंग शू कल रात बहुत ज्यादा अपसेट रहा था। वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक भी कर रहा था और इसके साथ साथ उसे बार बार शी गुआंग की यादें भी आ रही थीं। शी गुआंग ने उसे जब प्रपोज किया था तो उसने उसे नो बोल दिया था, लेकिन वो उससे कह कर गई थी कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तब तक जब तक तुम मेरे लिए फीलिंग्स ना डेवलप कर लो। लेकिन अब वो बहुत सैड हो जाता है जब आज उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वो सोचने लगता है कि इसका वादा जन्म जन्म क्या कुछ साल भी नहीं पूरा हुआ। जबकि उधर शी गुआंग यूसन की कंपनी में काफी एंजॉय कर रही थी, उसके साथ बैठकर नाश्ता करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी है, अच्छे खासे हैंडसम दिख रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी गाड़ी भी चेंज करके आया था। कहता है कि गाड़ी बहुत जबरदस्त है, मेरे नाना जी ने मुझे गिफ्ट में दी थी, लेकिन काफी दिनों से निकाली नहीं थी, सोचा आज यूज कर लूं, सुपर स्मार्ट दिखना था ना मुझे। शी गुआंग हंसने लगती है, वो वाकई आज बहुत हैंडसम दिख रहा था और उसकी इतनी महंगी गाड़ी उन दोनों के कपल को 4 चांद लगा रही थी। अब शी गुआंग जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जुआंग शू ग्रूम्समैन है, जबकि रोंग वो ब्राइड्समेड है। उन्हें इकट्ठे देखकर एक दफा फिर से वो अपसेट होती है, लेकिन फिर किसी न किसी तरह खुद को इकट्ठा कर लेती है।
उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम होने के साथ साथ इतनी अच्छी गाड़ी भी रखता है। वाओ, कमाल की पर्सनैलिटी है उसकी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ यूसन ने बल्कि शी गुआंग ने भी उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। वो उसे गले लगाती है और उससे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में हमेशा ऐसे ही बहुत खुश रहो, पास्ट को भूल जाओ। उसका इशारा जुआंगशु की तरफ था, जबकि जुआंगशु की नजरें घूम फिर कर बार बार शी गुआंग की तरफ जा रही थीं। वो उसे और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर काफी जेलस हुआ था। फाइनली वो अंदर एंट्री करते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। वहाँ पर 2 चेयर्स खाली थी। पता चलता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि जुआंगशु और रोंग के लिए रखी गई हैं। जुआंगशु उसके बिल्कुल बाजू में आकर बैठने वाला था। अब इतने में ब्राइड और ग्रूम एंट्री करते हैं। जब वो लोग स्टेज पर खड़े हुए थे तो जुआंगशु की नजर पड़ती है शी गुआंग पर। उनकी नजरें जैसे ही टकराई थी वो बहुत नर्वस होकर सीधी होकर बैठ गई थी। यूसन ने भी ये सारा कुछ नोटिस किया था। इतने में रोंग वहां पर आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि यूसन, ये नाम मैंने सुना हुआ था पर बाद में मुझे क्लिक हुआ है। तुम शेंग युआन कंपनी में मिस्टर चेयरमैन के ग्रैंडसन लगते हो ना। अब ये सुनते ही सारे काफी इम्प्रेस हुए थे, पर रोंग यहाँ पर बातों ही बातों में काफी जली कटी बातें शी गुआंग को लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतने छोटे शहर क्यों चली गई, यहाँ पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं शंघाई में। लेकिन शी गुआंग भी जल्दी पर तेल छिड़कती है और उससे कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज की जरूरत ही नहीं है, शायद तुम भूल गई हो। और वैसे भी अगर तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये याद रखना कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉसेस की फैमिली से बिलोंग करता है। रोंग तो ये सुनकर जल कट के भुन के रह गई थी। यूसन काफी हंसता है और कहने लगता है कि तुम कितनी नाजुक दिखती हो छोटे दिल वाली, इस तरह की बातें भी कर लेती हो। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जुआंगशु भी आकर बैठ जाता है और बस उसके बैठते ही शी गुआंग तो बहुत नर्वस हो जाती है। अब तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। यहाँ पर सबको पता चलता है कि जुआंगशु का प्रमोशन हो गया है और अब उसकी सैलरी डबल हो चुकी है। वो सब हैरान थे कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हर कोई उसे एनवी कर रहा था कि तुम्हारी तरह से अपने बल पर ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ये सब की वजह से रोंग भी हैरान थी। उसने अपने प्रमोशन का उसे बताया तक नहीं था। इतने में शी गुआंग यूसन का ख्याल करती है और उसे खुद ही खाना परोस कर दे रही थी जो उसे बहुत पसंद आया था। ये देख देख कर तो जुआंगशु और भी जेलस हो जाता है और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ पैग पर पैग लगाई जा रहा था। यहाँ पर जैसे ही ब्राइड और ग्रूम आते हैं उनको टोस्ट करने के लिए तो जुआंगशु का हाथ थोड़ा सा हिलता है और उसके हाथ से ड्रिंक गिर गई थी शी गुआंग के कपड़ों के ऊपर। अब ये वो पॉइंट था कि जहाँ पर शी गुआंग नर्वस हो जाती है। यूसन उसे क्लीन अप करता है और सारे हालात को कंट्रोल करता है। जुआंगशु से पहली दफा बोला था, उसे सॉरी कहा था और साथ ही साथ ये भी कहने लगा था कि मैंने तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी, इसलिए कॉम्पनसेशन के तौर पर मैं 3 शॉट लगाऊंगा। वो बार बार ड्रिंक किए जा रहा था और सारों को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। अब वो वॉशरूम में जाती है खुद को क्लीन अप करने के लिए, लेकिन उसे जुआंगशु का इस तरह का फेस, इस तरह की बातें बहुत परेशान कर रही थी। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, उसे हर चीज जल्दी परेशान कर देती थी। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो उसके सामने खड़ा हुआ था। उससे कहता है कि तुम्हारा नंबर पुराना ही चल रहा है क्या, तो मुझे मैसेज करके अपना अकाउंट नंबर बता देना, मैं इस ड्रेस के पैसे तुम्हें सेंड कर दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए मैसअप क्रिएट कर दिया है। वो जाने लगती है तो उससे कहता है कि कुछ लोगों का प्रॉमिस कितना छोटे टाइम का होता है, बस 2-4 साल की थी तुम्हारे प्रॉमिस की शेल्फ लाइफ। अब ये सुनते ही शी गुआंग बेचारी का दिल टूट जाता है। वो आखिर कब तक उसका इंतजार करती जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। वो कहने लगती है कि आखिर मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। तो वो भी जवाब में उसे कहता है कि थैंक यू मुझे प्यार का असली मतलब समझाने के लिए, मुझे मेरी सेंसेस में वापस लाने के लिए। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। लेकिन शी गुआंग बेचारी वो तो वहीं पर बैठ गई थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बार बार रो रही थी। ऐसे में यूसन ने तो आना ही था उसे संभालने के लिए। वो बहुत एम्बैरस होती है, अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है तुम मेरे सामने रो सकती हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसे पॉइंट पर तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इससे ज्यादा और इंतजार मुझसे नहीं होता। मैं अब रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो तो हैरान रह जाती है। थोड़ी देर पहले ही उसका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा था और अभी इसने उसके सामने कन्फेस कर दिया है। वो तो कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। इतने में वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े मेरी गाड़ी में ही पड़े हुए थे, मैं ले आया हूँ, जाओ चेंज कर लो और ज्यादा ना सोचो। अब वो एक और बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हर कोई उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन बस वो तो वापसी की तैयारियों में थी। जब वो वहां से वापस जाने लगती है तो उसके बाजू से जुआंगशु गुजरता है, बिल्कुल उसे टकराते हुए। और वो बेचारी, उसका तो जैसे मोम का दिल बना हुआ था, वो हर चीज पर पिघल जाती थी। बाहर जाते हुए उससे कहने लगती है कि मैं सूजा वापस नहीं जा पाऊंगी, मैं 2 दिन मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ, लेकिन वो कहने लगती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो वो उससे बोलता है कि अब क्या मैंने तुम्हें कन्फेस कर दिया तो इसका ये मतलब है कि तुम मुझे अवॉइड करती रहोगी।
लेकिन शी गुआंग उससे कहने लगती है कि आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक मैं मूव ऑन नहीं कर सकी। वो उससे कहता है कि यही बात तुम सर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना। अगर तुम अभी मेरे लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। हर चीज पर खुद को दोष देना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग बन जाओ कि कोई भी इतनी आसानी से तुम्हें हर्ट ना कर सके। मैं समझ सकता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ और आई विश कि तुम बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगी। ये याद रखना कि हर जगह तुम गिल्टी नहीं हो। अपना दिल बड़ा करो और हाँ, मेरे लिए भी इसमें जगह बनाओ। अब इसके बाद हमें ज़ोंगशू और रोंग को दिखाते हैं। रोंग बहुत अपसेट थी। उससे कहती है कि तुमने अपने प्रमोशन का मुझे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली ज़ोंगशू और रोंग को देखकर सब यही सोचते थे कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक ज़ोंगशू और उसने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया ही नहीं था। सबकी नज़र में वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे, लेकिन एक्चुअली वो रिलेशनशिप में नहीं थे। वो उसे कहने लगती है कि मुझे सब दिख रहा है, शी गुआंग को देखने के बाद तुम्हारा रंग ढंग अंदाज सब बदल गया है। लेकिन वो कहता है उसे बीच में मत लाओ। वो बोलती है कि मुझे सब दिख रहा था। जब वो रेस्ट रूम गई थी तो तुम उसके पीछे पीछे गए थे। उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, कुछ बातें की होंगी जो तुमने सुन ली हैं और अब तुम्हारा मूड खराब हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब रोंग को भी गुस्सा आ गया था। वो उससे कहने लगती है कि मैं भी शंघाई में हूँ, एक बड़ी कंपनी में हूँ, मुझे तुमसे बेटर पर्सन मिल सकते हैं। तो कहता है ठीक है, जाओ फिर तलाश कर लो। अब वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी बातों पर एतबार है। और बस यहीं से ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं ज़ोंगशू की यादों का। उसे आहिस्ता आहिस्ता रोंग के असली रंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। रोंग ने जानबूझकर शी गुआंग को कहा था कि उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, ताकि वो उसे प्रपोज करे और अपनी मुंह की खाए। और उसके बाद वो धीरे धीरे यही बातें पूरे डिपार्टमेंट में, हॉस्टल में, हर जगह फैला देती थी। और हमेशा से शी गुआंग से वो जेलस होती थी, इसीलिए उसे नीचा दिखाती थी, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करती रहती थी। इवन के ज़ोंगशू के भाई से भी मिलती रहती थी और उसको इस तरह की बातें करती थी कि जैसे शी गुआंग पूरे हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में यही कहती फिर रही है कि मैं इतनी रिच हूँ, इतनी सुंदर हूँ, ज़ोंगशू मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, देखना मैं उसे अपनी उंगली से बांध कर रखूंगी। इसके अलावा जब शी गुआंग ने उसे कुछ पैसे दिए थे उसकी मॉम की सर्जरी कराने के लिए, तो ये बात भी रोंग ने उसको भाई के थ्रू ही बताई थी कि वो पूरे हॉस्टल में नखरे से सबको बता रही है कि मैंने उसे कर्जा दिया है, अब तो वो मुझे यस बोलेगा ही बोलेगा। तभी तो उसने अपनी आंटी से कर्जा लेकर उसे तुरंत ही पैसे वापस लौटा दिए थे। ये सारा कुछ उसे बहुत देर से रियलाइज हुआ कि ये रोंग की ही चालें थी। अब वो मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ, तुम पर एतबार किया था पर गलत किया था। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हो रहा है। जबकि उधर शी गुआंग को दिखाते हैं, उसे तो सपनों में भी बार बार यूसन ही दिखाई दे रहा था। कभी वो उसके कजन के रूप में अपनी आवाज में उससे बातें करता था, तो कभी बार बार उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांग रहा था। इतने में वो सोकर उठती है और उसकी मॉम आंटी के साथ बैठी हुई थी और वो लोग भी उसके रिलेशनशिप की ही बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि कहीं दूर का लड़का ना तलाश कर लेना, आसपास का ही तलाश करना, ताकि तुम अक्सर यहाँ पे नजर आती रहो। पर उसकी मॉम ने बहुत बड़ा धोखा खाया तो उसके डैड से तो कहने लगती है कि रिलेशनशिप में कम से कम 2 साल रहना, जब ट्रू कलर्स नजर आ जाएंगे लड़के के तो ही शादी का फैसला करना। अब अपनी मॉम के साथ एक दिन गुजार लिया था तो उसके बाद मॉम उसे उसके दादा दादी के पास विलेज में भेज देती है। वो बचपन से ही अपने दादा दादी से बहुत अटैच थी और इस बात को लेकर उसकी मॉम भी काफी खुश थी। वो चाहती थी कि ये रिश्ता और ये बॉन्ड उनकी फैमिलीज के बीच बना रहे डिवोर्स के बाद भी। अब वो जैसे ही गांव पहुंचती है तो उसकी दादी बहुत खुश होती है। उसकी दादी भी उसकी मॉम को बहुत लाइक करती थी और आज भी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं। कहने लगती हैं कि तुम्हारे डैड ने उस नई वाली आंटी से शादी की तो देखना मैं सब कुछ उल्टा फुल्टा कर लूंगी, उसके ऑफिस के बाहर जाकर लेट जाऊंगी। लेकिन शी गुआंग कहने लगती है कि यही बातें आपने मॉम डैड के डिवोर्स के टाइम पर भी की थी, वो तो आप रुकवा ना सकी। और बस इसी तरह से वो अपने गाँव की सैर कर रही थी कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।